अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.3 विच इज कॉमन कोडिंग स्कीम्स आस्की एंड यूनिकोड। इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। कोडिंग स्कीम क्या होता है? जब हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में भी हम लोग ने ये बात देखी थी कि जो कंप्यूटर है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। उसे लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, उसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज ह्यूमन को समझ नहीं आती, ह्यूमन को हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है। तो अब देखिए, कोई ना कोई एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो कोडिंग स्कीम एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। जैसे लेटर्स हैं, नंबर्स है, सिंबल्स है, जैसे हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ए बी सी प्रेस करते हैं तो क्या जो ए बी सी है ये एज इट इज कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है? नहीं। कोडिंग स्कीम क्या करता है कि उन लेटर्स, उन नंबर्स और उन सिंबल्स को जो हम लोगों ने प्रेस किए होते हैं थ्रू कीबोर्ड, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड्स में। 0 और 1 की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर कर सके। ओके, ह्यूमन अंडरस्टैंड लेटर्स एंड सिंबल्स बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ह्यूमन को ये लैंग्वेज समझ आती है, लेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, 1 2 3 क्या चीज़ है, एबीसी क्या चीज़ है। लेकिन ये बात कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स हैं वही समझ आते हैं। सो कोडिंग स्कीम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो कोडिंग स्कीम क्या करता है कि जो ह्यूमन रीडेबल डाटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है या इसको ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। मशीन रीडेबल फॉर्मेट कौन सा फॉर्म है? 0 और 1 की फॉर्मेट है। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कोडिंग स्कीम को क्यों यूज किया जाता है। अब आगे जो है उसके रीजंस हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर यूज बाइनरी टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ डाटा। ओके, देखिए, जो भी हम लोग डाटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, अब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाइनरी डिजिट्स के थ्रू, 0 और 1 के थ्रू। जो कोडिंग स्कीम है वो क्या करता है? बेसिकली जैसे ए है ना, इसके अगेंस्ट जो बाइनरी डिजिट है वो सेट कर दिया गया है कि ए का बाइनरी डिजिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से बी है, उसके अगेंस्ट एक हमारे पास बाइनरी नंबर होगा जैसे 1 0 1 1 0 1, इस तरह से करके। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोडिंग स्कीम मैप रीडेबल करेक्टर टू बाइनरी कोड, कि उसको मैप करते हैं कि जैसे हम लोग ए प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट देखा जाता है कि ए का बाइनरी कोड क्या है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। विच अलाउ कंप्यूटर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड अदर डाटा। जो कि अलाउ कर रहा होता है कि कंप्यूटर इस डाटा को स्टोर करे। जब हम ए को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर ए को स्टोर नहीं करेगा बल्कि उसके अगेंस्ट जो डाटा होगा उसको वो स्टोर कर लेगा। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी, मैनिपुलेशन करनी होंगी, तो वो उसको कर लेगा। मैनिपुलेट का क्या मतलब है कि अगर टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो वो भी अप्लाई करेगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? कोडिंग स्कीम प्रोवाइड a consistent way to represent characters across different platform and devices. This ensure compatibility and accurate data exchange. अब इसका मतलब क्या है कि जो कोडिंग स्कीम्स होती हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे आस्की और यूनिकोड के बारे में, वो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं कि वो सेम रूल यूज करें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को यूज करने के लिए। मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर सेम मेथड या सेम टेक्निक को यूज करे, सेम रूल्स अप्लाई करें जो नंबर्स हैं उनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आप सपोज कर सकते हैं कि हम लोग एक लेटर ए टाइप करते हैं अपने फोन के अंदर। अब हमारा फोन क्या करेगा? स्टोर कर लेगा उसका कोड नंबर, कि जो भी उसका बाइनरी कोड है वो स्टोर करेगा। अब कोई और कंप्यूटर है, जब वो कोड रिसीव करेगा, जो भी उसका बाइनरी कोड है वो उसको रिसीव होगा। अब क्योंकि दोनों सेम इनकोडिंग स्कीम्स यूज कर रहे थे तो दोनों को एक दूसरे का जो डाटा है वो समझ आएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ए है उसका बाइनरी कोड है 0 1 0 1 0 1। अब यही जो डाटा है वो जब दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा और उसको ये कोड नजर आएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा, जो ये 0 1 0 1 0 1 है, इट्स मीन कि ये ए लेटर है। ठीक है, अगर दूसरा कंप्यूटर कोई और जो है वो इनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा है, उसका अपना एक मेथड है जिसको यूज कर रहा है कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको वो कन्वर्ट करे बाइनरी लैंग्वेज में। तो अगर उसके कंप्यूटर में ए का बाइनरी कोड हुआ 1 0 1 0 1 0, तो समझ ही नहीं आएगा कि जो एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर किया है, तो उनके दरमियान तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो कंसिस्टेंट है, मतलब हर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब क्या करते हैं, वो सेम रूल को यूज करते हुए डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी कोड में, ताकि वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को इजीली डाटा ट्रांसफर कर सकें और एक
इजीली जो है वो एक दूसरे के डाटा को अंडरस्टैंड कर सके। दिस इंश्योर कंपेटेबिलिटी एंड एक्यूरेट डाटा एक्सचेंज। कंपेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं। एक साथ तब भी पॉसिबल है जब वो एक ही मेथड को, एक ही टेक्निक को यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि डाटा एक्यूरेटली एक्सचेंज भी हो सकता है। अब उसके बाद है हमारे पास एफिशिएंसी। दे हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग बाय यूजिंग फिक्स्ड लेंथ बाइनरी कोड फॉर ईच करेक्टर। अब इसका मतलब हमारे सामने क्या है, जो जितने भी करेक्टर्स हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एट द रेट ऑफ हो गया, अब इसको जब कंप्यूटर के लिए स्टोर किया जाता है तो इसका जो बाइनरी कोड है उसको स्टोर किया जाएगा, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ए है उसका बाइनरी कोड है 0 1 0 0 0 0 1। इसी तरह से हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो बी है उसका बाइनरी कोड है 0 0 1 0 1। ठीक है, मतलब इसमें कितने हमारे पास बिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों की बिट्स जो है वो सेम है, मतलब फिक्स लेंथ बाइनरी कोड्स है। अब जितने भी करेक्टर्स होंगे उनका जो कोड का साइज होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इससे क्या होगा कि जो कंप्यूटर है वो डाटा को नीटली स्टोर कर लेगा, बहुत क्विकली उसको रीड आउट कर लेगा और इजीली उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई कर लेगा। ओके, अब उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाते हैं। कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग जो है वो इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसकी फोर्थ रीजन आ जाती है, कोडिंग स्कीम्स अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम टू कम्युनिकेट यूजिंग अ कॉमन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर कैरेक्टर एंड सिंबल। जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट में भी बात की थी कि तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी जब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक ही मेथड को यूज करेंगे, एक ही इनकोडिंग स्कीम को यूज करेंगे। तभी वो समझ सकेंगे कि अच्छा ये जो ए का बाइनरी कोड हमें ट्रांसफर हुआ है, हमारी तरफ आया है, तो अच्छा इसका ये मतलब है, फिर ये कोड आया है तो इसका ये मतलब है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास ना टू टाइप्स की इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। एक होता है आस्की और एक होता है यूनिकोड। पहले हम लोग आस्की को डिस्कस करते हैं। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी एब्रीविएशन है। इट इज स्टैंडर्ड डाटा कोडिंग स्कीम यूज इन कंप्यूटर। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब एक कॉमन मेथड है जो कि हर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अब ASCII क्या करता है, ASCII जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो उसको क्या कर, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, उसके बाद पंचुएशन मार्क है और स्पेशल करेक्टर, इनको क्या करता है, इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में सिर्फ 0 और 1 असाइन करता है। जैसे अल्फाबेट ए है तो इसको जो है वो 0 और 1 जो कोड है वो असाइन कर देगा। जैसे नंबर्स में भी इनको असाइन करते हैं, जैसे वो 9 है तो 9 तो नहीं अलाउ होता, बाइनरी कोड्स, बाइनरी डिजिट्स तो सिर्फ 2 ही होते हैं, तो उनको फिर क्या करता है 0 और 1 इस तरह से करके कोड असाइन करता है। तो आस्की का ये काम होता है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है अल्फाबेट्स को, नंबर्स को, पंचुएशन मार्क्स को और स्पेशल करेक्टर्स को। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। Before ASCII, each computer manufacturer used their own system to represent text, so different model couldn't communicate with each other. जब ASCII को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था उससे पहले क्या होता था कि जितने भी कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हैं जो कंप्यूटर को बनाते थे वो क्या करते थे, वो अपना अपना जो भी उनका मेथड होता था वो उसको यूज करते थे और जितना जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको वो कोड्स असाइन करते थे। इस तरह से क्या होता था कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। उन्हें अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ने एक कोड असाइन किया 1 0 1, तो दूसरा कंप्यूटर इस काबिल नहीं होता था कि वो इस कोड को समझ सके, क्योंकि वो अपने तरीके से जो है वो कोड असाइन कर रहा होता था। फिर जब आस्की आया तो आस्की से एक कॉमन स्टैंडर्ड, आस्की ने क्या किया, एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया, कॉमन मेथड अप्लाई कर दिया कि जितने भी आप कंप्यूटर डेवलप होंगे वो सब इसी मेथड को यूज करेंगे जब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स आपने याद रख लेनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ऑन जून 17 1963 आस्की वॉज अप्रूव्ड एज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। के कब जाके जो है वो अप्रूव हुआ था, 1963 में। इनिशियली आस्की डिडंट गेन वाइड एक्सेप्टेंस, मतलब जब स्टार्ट था आस्की का, जब आस्की को डेवलप किया गया था, जो शुरू का टाइम था उसमें हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको कोई यूज नहीं कर रहा होता था। क्यों? क्योंकि जो आईबीएम है वो EBCDIC को यूज करता होता था, ठीक है, जिसकी जो एब्रीविएशन है वो क्या, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। लेकिन विद टाइम जो है वो फिर सब इसको एक्सेप्ट करने लग गए और फिर उसको सब यूज करने लगे थे और सब एक स्टैंडर्ड बन गया था जो कि हर कोई उसको यूज करता था। अब उसके बाद आस्की के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे कि ASCII 7 और ASCII 8। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ASCII 7 7 बिट कोड्स यूज करता है, ठीक है। अभी जो 7 बिट कोड है
इसको यूज किया जाता है 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 128 क्यों, देखें 7 बिट्स कोड है ना, तो अगर ये हमारे पास 128 नंबर कैसे आया है। अब बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं, बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर ले लेंगे 7। तो अब आप इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, अगर इसको आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 कैरेक्टर्स बनेंगे। तो 7 बिट्स को यूज किया जाता है 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुडेंट हैंडल न्यूली डेवलप करेक्टर, मतलब कोई भी एक नया करेक्टर आ गया तो वो उसको हैंडल नहीं करता। हैंडल करने का मतलब क्या है कि उसको वो आस्की कोड असाइन नहीं करेगा। आस्की 8 में क्या है कि इंट्रोड्यूस लेटर टू रिप्रेजेंट मोर करेक्टर्स, मतलब आप आगे जो विद टाइम करेक्टर्स आते जा रहे हैं तो अब उनको भी तो कोड असाइन करना है। तो फिर आस्की 8 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो आगे फर्दर जो भी करेक्टर्स हैं उनको आस्की कोड असाइन करता था। और इसमें 8 बिट्स को यूज किया गया है 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 256 नंबर कैसे आया है, 2 की पावर 8 कितना होगा 256। तो इससे हमें पता चला कि ये 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका समी टेबल देख लेते हैं कि अभी तक जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर सम अप कर लिया है। अभी जो आस्की है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिट की लेंथ कितनी है, जब स्टार्ट में आस्की को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एट दैट टाइम 7 बिट्स यूज की जाती थी 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बाद में उसके अंदर अपडेशन की गई थी और उसके बाद 8 बिट्स को यूज किया जाता था 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसका यूज कहाँ पे है, इसको क्यों यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है ताकि डाटा को स्टोर किया जा सके कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद प्रोसेसिंग अप्लाई की जा सके और जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और बाकी कोड्स भी हैं जैसे EBCDIC, उसको कौन यूज करता था, IBM यूज करता था। फिर बाद में जो है वो आस्की आ गए थे और फिर सब आस्की को यूज करना स्टार्ट कर गए थे। अब ये कब स्टैंडर्ड बना था आस्की का, जून 17 1963 में जो है इसको ये स्टैंडर्ड बन गया था और फिर सब इसको यूज करना स्टार्ट कर गए थे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्सटेंडेड आस्की कोड, आस्की 8 बिट कोड। मतलब स्टार्ट में तो सिर्फ 7 बिट्स थे, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, इसको एडवांस लेवल की तरफ लेके गया गया। तो अब इसमें क्या है कि इसमें पहले क्या होता था कि 7 बिट्स को यूज किया जाता था जिसमें जो है जस्ट 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन बाद में इसको एडवांस लेवल पे लेके गया और इसमें क्या हुआ कि 8 बिट्स को यूज किया जाता था जिसमें 256 कैरेक्टर्स को अलाउ किया जाता था कि उनको वो रिप्रेजेंट कर सके। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्रेजेंट मोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। अब इसमें क्या था कि जब 7 बिट्स यूज की जाती थी रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तो इसमें बहुत से जो सिंबल्स थे वो मिसिंग थे, मतलब उनको ये आस्की कोड असाइन नहीं किया जाता था। लेकिन जब आस्की 8 को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बहुत से करेक्टर्स, तो बहुत से सिंबल्स को भी आस्की कोड असाइन किया जाता था। इसमें ये डिफरेंस है। became popular in 1981 with the launch of IBM पर्सनल कंप्यूटर। अब ये कब पॉपुलर हुआ, कब फेमस हुआ, जब IBM पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था। सून बिकेम अ स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, फिर ये एक स्टैंडर्ड बन गया। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, कॉमन मेथड बन गया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। जो पीसी होते हैं ना, जो हर घर में कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सब इसको ही यूज करना स्टार्ट कर गए। यूज बाय विंडोज सिस्टम, ठीक है, जैसे विंडो 8 कोई यूज कर रहा है, कोई विंडो 9, कोई विंडो 10, तो उसमें इसको यूज किया जाता था। और किस नाम से ये फेमस था, आंसी कोड के नाम से ये फेमस था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब इसका यूज क्या कहाँ पे है, यूजेस ऑफ एक्सटेंडेड आस्की। एडिशनल 128 करेक्टर्स 128 टू 255 इंक्लूड, इसमें जो है वो कौन कौन से करेक्टर्स आते हैं। स्पेशल सिंबल्स को आस्की कोड असाइन किया जाता था, उसके लिए इसको यूज किया गया। जो ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं, जो कंट्रोल कमांड होती हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड, मतलब अब फॉर एग्जांपल हमें कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है या नेक्स्ट जो हमारे पास कर्सर है उसको स्टार्ट में मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग कमांड्स यूज करते हैं। या फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल C यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने उसको कट करना है तो कंट्रोल X। इस तरह जो कमांड्स हम लोग यूज करते हैं ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता था। इसके अलावा कंट्रोल कोड्स डू नॉट रिप्रेजेंट प्रिंटेबल करेक्टर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंटेबल करेक्टर्स है उनको वो रिप्रेजेंट नहीं करता था, जो कंट्रोल कोड्स है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेट द कंट्रोल हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स। लेकिन फिर भी जो मतलब जैसे हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है, जैसे प्रिंटर को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी आस्की कोड्स असाइन किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ आस्की वैल्यूज हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक जो करेक्टर्स होते हैं उनके लिए आस्की जो नंबर्स हैं वो 48 से लेकर 57 तक है। जैसे 0 का 48 आस्की कोड है, ठीक है। इसी तरह से
अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कहने का मतलब तो ये था कि इसको 0 और 1 कोड्स असाइन करने हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स असाइन किए जाते हैं और नंबर्स को फिर बाद में बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर हम 1 का देखें तो आस्की कोड क्या होता है, 49 होता है। फिर 2 का क्या होता है, 50 होता है। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे ए की बात करें तो ए का 65 होता है, बी का 66 होगा, सी का 67, इस तरह से करते करते 90 तक हर करेक्टर्स को आस्की कोड असाइन किया जाता है। और अगर स्मॉल ए की बात करें तो उसका 97 होता है, फिर स्मॉल बी की बात करें तो उसका 98 होता है। जस्ट आप इसको रिमेंबर कर लेना है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूनिकोड कोडिंग स्कीम। पहले हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, आस्की कोड को। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट वर्जन्स देखे। अब हम लोग यूनिकोड को डिस्कस करते हैं। मतलब यूनिकोड को क्यों डेवलप किया गया जबकि आस्की कोड था, इसलिए कि जो आस्की कोड था वो हर लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता था। जस्ट कुछ इंग्लिश के अंदर करेक्टर्स थे, कुछ सिंबल्स थे, जस्ट उनको वो आस्की कोड असाइन करता था, जिसकी वजह से यूनिकोड की हमें जरूरत पड़ी। और यूनिकोड का जो एडवांटेज है वो यही है कि वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे चाइनीज हो गया, उर्दू हो गई, चाइनीज हो गई, उर्दू हो गई, और बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, डिफरेंट हमारे पास इमोजीज आ जाती हैं, उन सबको यूनिकोड असाइन किया जाता है। ठीक है, एक तरह से ये एडवांस्ड वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल एशियन लैंग्वेजेस, चाइनीज, जापानीज, उर्दू रिक्वायर्ड थाउजेंड ऑफ करेक्टर्स, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनिकोड, जिसकी वजह से जो है वो यूनिकोड को क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया। अब यूनिकोड के की एब्रिविएशन क्या है, यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको। डेवलप बाय यूनिकोड कंसोर्टियम, अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया गया था। और इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो कब रिलीज हुआ था, वो 1991 में रिलीज हुआ था। अब इसके फीचर्स क्या हैं, जो यूनिकोड है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करता है, यूनिक नंबर असाइन करता है, कोड पॉइंट असाइन करता है। सेम करेक्टर्स अपीयर द सेम ऑन ऑल सिस्टम, मतलब जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी मतलब करेक्टर्स होंगे, अगर वो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो उनका जो क्या कहते हैं यूनिक कोड होगा वो सेम होगा। कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस, कंपैटिबल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उन सबको जो है वो सेम यूनिकोड असाइन किया जाता है। अब यूनिकोड जो है वो लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशंस, ठीक है, इनको सपोर्ट करता है, इनको यूनिकोड असाइन किया जाता है। इसके अलावा जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, इमोजीज होती हैं, टेक्निकल सिंबल्स, ठीक है, इन सबको यूनिकोड असाइन किए जाते हैं, इन सबको सपोर्ट करते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर्स की बात की जाए तो जो यूनिकोड है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करेक्टर्स को सपोर्ट करता है, मतलब उनको जो है यूनिकोड असाइन किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग इसकी डिफरेंट वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि UTF-7 होता है, UTF-8 होता है, UTF-16 होता है और UTF-32 होता है। UTF-7 की फुल फॉर्म क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 7 बिट। अब इसका मतलब क्या है कि जब करेक्टर्स को स्टोर किया जाता है तो उसके लिए 7 बिट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है, बहुत आउटडेटेड हो चुका है, पहले इसको यूज किया जाता था, अब इसको यूज नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग UTF-8 की बात करते हैं, जो कि करेक्टर्स को स्टोर करता है, कैसे, 8 बिट्स को यूज करते हुए। और ये मोस्ट कॉमन है और डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्स के ऊपर इसको यूज किया जाता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं UTF-16 की, जो कि 16 बिट्स को यूज कर रहा होता है पर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके उनको यूज करने के लिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अब 16 बिट्स आगे लिखा हुआ है 2 बाइट्स, इसका मतलब ये है कि जो 1 बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट के इक्वल होती है। तो अगर हम लोग 2 बाइट की बात करेंगे तो 2 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बिट के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 2 बाइट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है कि ये काफी ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही होती है और UTF-8 से काफी ज्यादा एडवांस होती है। फिर उसके बाद UTF-32 की बात कर लेते हैं। ये 32 बिट्स को यूज कर रही होती है और इसमें 4 बाइट्स आ जाते हैं। 4 बाइट्स कैसे आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट के। ठीक है, तो अगर आप 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 32 बनता है, और ये हर करेक्टर को सपोर्ट करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहा होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लॉसलेस कन्वर्जन, भी बहुत जो है वो कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉसलेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा डाटा UTF-8 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है UTF-16 में। तो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा डाटा है या जितने भी करेक्टर्स वगैरह हैं वो लॉस नहीं होंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली एक हम लोग मेथड से दूसरे मेथड की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। सो यू कैन स्टोर अ करेक्टर इन UTF-8
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने UTF-8 में करेक्टर स्टोर करवाया है, तो हम लोग इजीली उसको UTF-32 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस अगर हमें कन्वर्ट बैक करना हो, UTF-32 से वापस हमें UTF-8 की तरफ मूव करना हो, तो वो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। कोई मसला नहीं होगा, कोई हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, कोई हमारा डेटा चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने आस्की के बारे में और यूनिकोड के बारे में डिस्कस किया था, इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। आस्की 8 में कितने नंबर ऑफ बिट्स को यूज किया जाता है, 8 बिट्स में, लेकिन यूनिकोड में वेरिएबिलिटी है। मतलब UTF-8 में 8 बिट्स को यूज किया जाता है, UTF-16 में 16 बिट्स को, और UTF-32 में 32 बिट्स को यूज किया जाता है। टोटल करेक्टर्स इसमें आ जाते हैं 256। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर कितनी होती है, 256। जबकि हम लोगों ने यूनिकोड में क्या डिस्कस किया था कि इसमें 1 लाख से भी ज्यादा जो करेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लैंग्वेज सपोर्ट की बात की जाए तो आस्की 8 सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर जितने भी करेक्टर्स आ जाते हैं उनको आस्की कोड असाइन करता है। जबकि यूनिकोड की बात की जाए, जितनी भी ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी एशियन लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज, ठीक है, अरेबिक, उर्दू, उन सबको यूनिकोड असाइन किया जाता है, उसको सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद कंट्रोल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आस्की 8, हाँ, ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, यूनिकोड भी करता है। इमोजीज काफी लिमिटेड होते हैं, बहुत कम इमोजीज को आस्की कोड असाइन किया जाता है, बहुत कम इमोजीज को सपोर्ट करता है। लेकिन यूनिकोड जो है वो फुली सपोर्टेड है, हर इमोजी का इसके पास जो है वो यूनिकोड होता है। फिर उसके बाद कब डिवेलप किया गया आस्की 8 को, 1981 में। ठीक है, और यूनिकोड की बात की जाए तो ये 1991 में इसको डिवेलप किया गया था। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।